हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री के एक शानदार सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बादाम को पानी में भिगोने पर वो क्यों फूल जाती है? एक किशमिश को पानी में भिगोने पर क्यों फूल जाती है? या फिर कोई भी अनाज है, उसको पानी में भिगोने पर वो क्यों फूल जाता है? क्या है इनके फूलने का कारण? तो आइए हम आपको बताते हैं इनके फूलने का कारण। तो दोस्तों, इनके फूलने का कारण है परासरण। क्या है? परासरण। समझते हैं परासरण क्या होता है। परासरण। तो दोस्तों, परासरण की क्रिया को हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ। तो दोस्तों, परासरण की क्रिया अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। कौन सी झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। परासरण की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को जाने दे, या ऐसी झिल्ली जिससे विलायक के अणु गुजर जाएं, यानी कि विलायक के अणु को गुजारने वाली झिल्ली, विलायक के अणु को गुजरने दे। ऐसी झिल्ली जो विलायक के अणुओं को गुजरने दे, वह क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल है कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो। पादप व जंतु दोनों की जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि वो विलायक के अणुओं को ही अंदर प्रवेश करने देती है, यानी जिससे केवल विलायक के अणु ही गुजर सकते हैं। तो दोस्तों, परासरण की क्रिया के लिए जरूरी क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। दोस्तों, परासरण की क्रिया दो अलग अलग सांद्रता वाली विलयनों के बीच में पाई जाएगी। तो दोस्तों, इस पात्र में मैं एक साइड में ले रहा हूं निम्न सांद्रता का विलयन। कैसा विलयन? निम्न सांद्रता का विलयन। निम्न सांद्रता। दूसरी साइड में ले रहा हूं मैं उच्च सांद्रता का विलयन। उच्च सांद्रता। और ये दोनों जो विलयन है ये अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक्कृत है। एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्धपारगम्य झिल्ली। इस पात्र में एक साइड में निम्न सांद्रता का विलयन है और दूसरी साइड में उच्च सांद्रता का विलयन है, और ये दोनों एक झिल्ली के द्वारा पृथक्कृत है। इस झिल्ली को मैं कहूंगा अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या कहूंगा? अर्धपारगम्य झिल्ली। निम्न सांद्रता का मतलब क्या है? निम्न सांद्रता का मतलब विलायक के अणु ज्यादा। निम्न सांद्रता का मतलब क्या हुआ? विलायक ज्यादा। उच्च सांद्रता का मतलब क्या है? विलायक कम। उच्च सांद्रता का मतलब क्या है? विलायक कम। विलायक के रूप में हम लोग जल को ही काम में लेते हैं। तो निम्न सांद्रता का विलयन, इसमें जल ज्यादा है, इसमें उच्च सांद्रता वाले विलयन में जल कम है। ठीक है दोस्तों? अब जल की एक प्रवृत्ति होती है कि जिस साइड में जल ज्यादा है उस साइड से वो कम जल वाली मात्रा की ओर बहता है। निम्न सांद्रता वाले विलयन में जल ज्यादा है, विलायक ज्यादा है, और उच्च सांद्रता वाले विलयन में जल कम है, विलायक कम है। तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से जल के अणु या विलायक के अणु इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पार करके उच्च सांद्रता वाले विलयन में आ जाएंगे। यानी कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करना या जाना, इसी को मैं क्या कहूंगा? परासरण। ठीक है दोस्तों? तो परासरण क्या चीज है? परासरण का मतलब विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, एसपीएम। एसपीएम का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना ही परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है, यानी विलायक का निम्न
विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक पात्र है, उसके अंदर मैंने भर लिया है जल। क्या भर लिया है? जल। उसमें मैं डाल दूं एक किशमिश। किशमिश का जो मैटर है या जो किशमिश है, इसकी सांद्रता कैसी होती है? उच्च। कैसी सांद्रता होती है? उच्च। जब इसको जल के अंदर डालते हैं तो ये थोड़ी देर बाद में फूल जाती है। क्यों फूल गई? क्योंकि ये जो पात्र के अंदर जो मैंने जल लिया था, यह निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर चला गया। किशमिश के अंदर सांद्रता उच्च थी, पानी में सांद्रता कम थी, तो जल किधर के चला गया? निम्न सांद्रता वाले विलयन से किशमिश की ओर। किशमिश में उच्च सांद्रता थी ना, तो उच्च सांद्रता की ओर चला गया। तो यह क्रिया क्या है? परासरण। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बात और दोस्तों, इन दोनों विलयनों के बीच में परासरण की क्रिया कब तक जारी रहेगी? तो दोस्तों, इन दोनों विलयनों में परासरण की क्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक इन दोनों की सांद्रताएं बराबर न हो जाए। इन दोनों की सांद्रताएं बराबर न हो जाए या फिर इन दोनों के बीच में एक साम्य स्थापित नहीं हो जाए, तब तक इन दोनों में परासरण की क्रिया चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि विलायक के इधर और उधर, यानी दोनों साइडों में विलायक के अणु जब तक बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक परासरण की क्रिया चलती रहेगी। यह हो गई अपनी परासरण। एक बात और दोस्तों, परासरण एक प्रकार की स्वतः क्रिया है या एक प्रकार की बिना ऊर्जा खर्च करने वाली क्रिया है। यानी परासरण की क्रिया में किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च नहीं होती है, एक स्वतः क्रिया है। स्वतः ही विलायक के अणु निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवेश करते हैं। तो परासरण क्या है? एक प्रकार की स्वतः क्रिया। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग समझेंगे परासरण दाब। क्या? परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? परासरण दाब का मतलब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा ना, वही क्या कहलाएगा? परासरण दाब। यहां पे मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। परासरण दाब। परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने वाला दाब, रोकने वाला दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब। यानी कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से जल के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जा रहे हैं, यानी परासरण हो रहा है। तो परासरण की क्रिया को रोकना है मुझे। निम्न सांद्रता वाले विलयन से जल के अणु को उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश नहीं करने देना। तो इस क्रिया करने के लिए इस विलयन के ऊपर एक दाब लगाना पड़ेगा। पिस्टन के द्वारा एक दाब लगाना पड़ेगा। इस दाब को मैं क्या कहूंगा? परासरण दाब। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना परासरण दाब। अब परासरण दाब को व्यक्त करने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। दोस्तों, आपने आदर्श गैस समीकरण तो पढ़ी होगी। आदर्श गैस समीकरण क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। क्या है? पीवी बराबर एनआरटी। यह है अपनी क्या है? आदर्श गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण। इसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो पी प्रेशर है इसको मैं मान लूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, और इसको मैं एक नए तरीके से लिख देता हूं। इसको मैं पाई के द्वारा लिख देता हूं। तो पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, और आर की जगह पे मैं लिख देता हूं सी। क्या मैं इसको सी की जगह पे लिखता हूं एस लिखता हूं। आर यहाँ पे है गैस स्थिरांक, और विलयन के लिए एस होता है विलयन स्थिरांक। विलयन स्थिरांक। तो पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी। ये अपनी हो गई परासरण दाब निकालने का इक्वेशन। अब इसको मैं थोड़ा सा और बदल देता हूं। तो पाई इज इक्वल टू एन एस टी बाई वी। एन वी की जगह पे मैं लिख देता हूं सी, यानी एन बट्टा वी एक प्रकार से सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। तो पाई वी बराबर सी एस टी। पाई वी बराबर क्या होगा? सी एस टी। ये अपना पाई या परासरण दाब निकालने का फॉर्मूला।
इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग प्राशन दाब को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज अपना प्रासरण एवं प्राशन दाब वाला पॉइंट क्लियर। ठीक है।